ऋत्विक के पापा ने कुछ और कहने की बजाय सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मैं फिलहाल कुछ ही दिनों के लिए जेल से बाहर आया हूं और मुझे यकीन है कि जल्दी ही आप सबके सहयोग से मेरे ऊपर लगे सभी झूठे इल्जाम गलत साबित हो जाएंगे। ऋत्विक के पापा की बातों के जवाब में सभी ने अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी और फिर ऋत्विक के पापा ने बोलना जारी रखा, लेकिन तब तक के लिए मैं इस चेयरमैन की कुर्सी को खाली तो नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मैं अपने बेटे ऋत्विक को कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त करता हूं। ऋत्विक के पापा की बात सुनते ही सभी एम्प्लॉइज में नीचे ही नीचे बातें शुरू हो गई और ऋत्विक को भी ये बात हजम नहीं हुई कि उसके पापा ने क्या बोल दिया। ऋत्विक बड़ी हैरानी से अपने पापा की तरफ देखता है और उसके पापा उसे आंखों ही आंखों से इशारा करते हुए चुपचाप रहने की सलाह देते हैं। पर पापा की बात उसके एम्प्लॉइज के लिए बेशक किसी बॉम्ब से कम नहीं थी और ऋत्विक के लिए अनाउंसमेंट भी किसी सदमे से कम नहीं था। अब वो यही सोचने में लग गया कि कैसे वो अकेला इतनी बड़ी कंपनी को संभालेगा। ऋत्विक के पापा की अनाउंसमेंट सुनकर कंपनी के एम्प्लॉइज का मिला जुला रुझान सामने आया और ज्यादातर एम्प्लॉइज ने इसे मन ही मन एक बचकाना फैसला है कहा और कुछ एम्प्लॉइज ने तो खुलकर इस फैसले के खिलाफ बोलने का निर्णय भी ले लिया। एक एम्प्लॉय ने कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? ऋत्विक तो महज एक बच्चा है, ये कंपनी के इतने बड़े फैसले कैसे ले पाएगा? पीछे से दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, सर ये तो बिल्कुल गलत फैसला है, ऐसे तो अपनी कंपनी के सारे पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे और कंपनी के बॉन्ड्स भी तो शेयर मार्केट में गिर जाएंगे इससे। एक और एम्प्लॉय बोला, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में आपका फैसला कहीं नहीं टिकेगा और फिर वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। मैंने सोच समझकर ही ये फैसला लिया है, कंपनी को उसके चेयरमैन की जरूरत है और वो मैं उसको दे रहा हूं। और रही बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो उनको मैं संभाल लूंगा और ऋत्विक अकेला थोड़ी ही है, आप ही तो हैं उसे सलाह और गाइडेंस देने के लिए, ऋत्विक के पापा ने कहा। तभी एक और एम्प्लॉय अपनी कुर्सी से उठा जिसकी धुन वहां बैठे दूसरे एम्प्लॉय से कहीं ज्यादा बाहर निकली हुई थी। वो बोला, ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये तो आप तुगलकी फरमान सुना रहे हैं। इससे तो भाई साहब कंपनी पे ताला लग जाएगा, हम सब सड़क पे आ जाएगा, बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? मैं किसी भी कीमत पर इस 15 साल के लड़के को हमारी कंपनी का चेयरमैन नहीं बनने दूंगा और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एम्प्लॉय के इतने तीखे शब्द सुनने के बाद ऋत्विक ने उसके आई कार्ड पर नजर घुमाई और पाया कि इस आदमी का नाम राकेश शर्मा है जो इनकी कंपनी में एचआर मैनेजर की पोस्ट पर है। शर्मा की बात ऋत्विक के पापा के गले की फांस बन गई क्योंकि शर्मा पिछले 10 साल से उनका एम्प्लॉय था। ऋत्विक के पापा को जहां एक तरफ उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ उसे यह भी लग रहा था कि शर्मा ये सब कंपनी के भले के लिए कर रहा है। ऋत्विक के लिए शर्मा के मन में मिले जुले विचार उठ रहे थे। शर्मा जी, मैं आपकी बात को अच्छे से समझता हूं, पर आप जरा सोचिए, अगर मुझे फिर से जेल जाना पड़ा और कंपनी के लोगों के पास इनका चेयरमैन नहीं हुआ तो हमारे एम्प्लॉइज कितने डिमोटिवेट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर अगर आपके बेटे ने चेयरमैन की कुर्सी संभाल ली तो फिर डिमोटिवेशन का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि फिर कुछ दिनों के अंदर ये कंपनी ही नहीं बचेगी। हमारे पार्टनर कंपनी से अपने पैर पीछे खींच लेंगे और मेहता साहब को तो आप जानते ही हैं, वो किसी हालत में इसे मंजूरी नहीं देंगे। शर्मा गर्जे। शर्मा की बात सुनकर अब वो एम्प्लॉइज भी ऋत्विक के पापा के खिलाफ होने लग गए जो कुछ देर पहले इनके इस डिसीजन का समर्थन कर रहे थे। पर ऋत्विक के लिए पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उसे जानना है कि शर्मा जी इतना कड़ा विरोध कंपनी के फायदे के लिए कर रहे हैं या फिर इसके पीछे उनकी कोई और मंशा छिपी है। शर्मा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऋत्विक ने एक जोरदार छींक मारी और उसका काम हो गया। शर्मा के साथ नजरें मिलते ही ऋत्विक ने उसके दिमाग को पढ़ना शुरू कर दिया और शर्मा के विचार एक खुली किताब की जैसे ऋत्विक के सामने आ गए और हुआ वही जिसका ऋत्विक को पहले से अंदाजा था। शर्मा को असल में कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस असल में अपनी बेईमानी छुपाना चाहता है जो उसने कंपनी के साथ में की है। शर्मा के इरादे भागते हुए ऋत्विक ने कहा, पापा शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी मेरी उम्र ही कितनी है जो मैं इतनी बड़ी कंपनी को संभाल पाऊं। अच्छा यही होगा कि फिलहाल के लिए आप ही चेयरमैन का पद संभालें। ऋत्विक की बात उसके पापा को जरा भी रास नहीं आई
पढ़ने वाला लड़का भला अरबों रुपए वाली कंपनी के डिसीजन कैसे ले पाएगा? शर्मा जी की बात बिल्कुल ठीक है। हाँ चूजे, लगा रहा है, सही जा रहा है, शर्मा ने मन ही मन कहा। और ऋत्विक ने शर्मा जी के मन में चल रही ये बात भी सुन ली। वही ऋत्विक भी जानबूझकर अपने पापा को चेयरमैन न बनने के लिए बोल रहा है, ताकि शर्मा दोबारा से कंफर्टेबल हो जाए और फिर ऋत्विक उसकी गद्दारी का आसानी से पर्दाफाश कर सके। ऋत्विक के पापा इससे पहले कि कुछ और कह पाते, मेहता जी ने ऑफिस में एंट्री मारी और उनके आते ही कमरे में मौजूद हर आदमी उनको इज्जत देने के लिए अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मेहता जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है। उनकी उम्र 65 साल के करीब है और उनके चेहरे पर मौजूद झुर्रियां उनके अनुभव और उनकी उम्र दोनों की गवाही देती है। मेहता जी की इज्जत कंपनी में सबसे ज्यादा है और ऋत्विक के पापा भी उनकी बात नहीं टाल सकते, क्योंकि मेहता साहब उस समय से ऋत्विक के पापा के मेंटर हैं जब ऋत्विक के पापा की कंपनी में सिर्फ 5 एम्प्लॉइज हुआ करते थे। मेहता साहब के आते ही ऋत्विक के पापा ने उनके चरण स्पर्श किए और मेहता ने फिर ऋत्विक के पापा को गले लगा लिया। फिर जैसे ही मेहता साहब की नजर ऋत्विक पर पड़ी, वो उसे देखकर बोले, ओह, तो हमारे फ्यूचर चेयरमैन भी यहाँ पर पधारे हैं। मेहता साहब की ये लाइन शर्मा के लिए जहर के बराबर थी, क्योंकि अगर मेहता साहब ने ऋत्विक को हाँ कर दी तो फिर कोई भी ऋत्विक को चेयरमैन बनने से नहीं रोक सकता। ऋत्विक ने गर्दन हिलाते हुए हामी भरी। पर अभी तुम्हारे चेयरमैन बनने में कई साल बाकी है ऋत्विक। मैं चाहता हूं कि तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर तुम इस कुर्सी को संभालो जिस पर तुम्हारे पापा बैठते हुए आए हैं। मेहता की बात सुनकर शर्मा ने राहत की सांस ली और फिर मेहता साहब ने ऋत्विक के पापा को छोड़कर कमरे से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, मीटिंग इज ओवर, यू कैन गो। मेहता साहब की बात सुनकर सभी वहां से चले गए। रूम में ऋत्विक, उसके पापा, वकील और मेहता साहब बच गए। वहीं दूसरी ओर अपने ऑफिस में जाते ही शर्मा ने अपने जूनियर विवेक को अपने ऑफिस में बुलाया। शर्मा के ऑफिस में घुसते ही विवेक समझ गया है कि जरूर कोई बड़ा कांड हुआ है कंपनी में और आज उसकी वाट लगने वाली है। दरवाजा बंद करके कर्टन लगा दो, शर्मा ने कहा। विवेक ने आदेश का पालन किया और कर्टन्स लगते ही शर्मा ने अपने ड्रॉर से एक बड़ी सी सिगार निकालकर जला ली। सिगार का एक पफ लेने के बाद धुएं के साथ साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए शर्मा बोला, पहली बात, कंपनी के अकाउंट्स में घपला करके हमने जितने पैसे हमारे बोगस अकाउंट्स में डाल रखे हैं उन्हें आज के आज मेरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाने का जुगाड़ करो। और दूसरा, हमारे खिलाफ जितने भी सबूत मिटा सकते हो मिटा दो। और तीसरा, मेरे देश छोड़कर जाने तक तुम किसी के आगे अपना मुंह नहीं खोलोगे। विवेक ने जितना सोचा था यह तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक कांड था। शर्मा के देश छोड़कर जाने वाली बात ने विवेक के सीने में एक ब्लैक होल को जन्म दे दिया और वो डर से कांपते हुए बोला, देश छोड़ के जाने तक हमारे काले कारनामों का कंपनी वालों को पता चल गया है क्या सर? शर्मा ने एक लंबी सांस भरी और कहा, अभी तो नहीं, पर हमारे पास में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लौट आया है चेयरमैन खन्ना और साथ में अपने बेटे को नया चेयरमैन बना के लाया है। नया चेयरमैन? कौन? विवेक ने पूछा। शर्मा ने फिर विवेक को वो सारी बातें बताई जो कुछ देर पहले मीटिंग में हुई थी। शर्मा की बात सुनकर विवेक के पसीने छूट गए, क्योंकि कंपनी के पैसों का घपला करने में शर्मा अकेला नहीं था, बल्कि विवेक भी इस मिलीभगत का हिस्सा था। बेशक से विवेक ने कंपनी के अकाउंट्स में छेड़छाड़ शर्मा के कहने पर की थी, पर उसे मालूम था अगर बात पुलिस तक पहुंची तो उसका जेल जाना तय है, और इसी बात ने विवेक की हार्टबीट की स्पीड को बढ़ा दिया। तो क्या ऋत्विक अब कंपनी का नया चेयरमैन बनने जा रहा है? विवेक ने पूछा। फिलहाल तो मैंने ये होने से रोक दिया है, लेकिन आज नहीं तो कल ये तो होकर रहेगा। पर एक 15 साल के बच्चे से हमें क्या दिक्कत हो सकती है? विवेक ने कहा। शर्मा ने सिगार बुझाते हुए कहा, अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती तो तुम मेरी कुर्सी पर नहीं होते विवेक। तुमसे जैसा कह रहा हूं वैसा करो, जल्दी से जल्दी वो सारा पैसा मेरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करो। शर्मा की बात सुनने के बाद विवेक चुपचाप से खड़ा हो गया कि तभी शर्मा सिगार उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। विवेक ने किसी तरह सिगार से अपने आप को बचाया और फिर वो बाहर भाग गया। बाहर आते ही विवेक
जितना कमीना और लालची इंसान इस दुनिया में नहीं है। जो अपने आप को बचाने के लिए अपने बीवी बच्चों तक को बेच सकता है, तो फिर उसके आगे विवेक की क्या औकात है? अगर ये हरामी विदेश सारे पैसे लेकर भाग गए तो पुलिस सीधा आकर मुझे ही पकड़ेगी। इससे अच्छा होगा कि खुद चेयरमैन को जाकर अपनी गद्दारी की बात मैं बता दूं। यही सोचते हुए विवेक अपनी ऑफिस की तरफ जा ही रहा था कि ऋत्विक उससे टकरा गया। ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ऋत्विक ने कहा। इट्स ऑलराइट, विवेक बोला। क्या आप मुझे शर्मा जी का ऑफिस बता सकते हैं? ऋत्विक ने पूछा। शर्मा जी का ऑफिस? तुम्हें उनसे क्या काम पड़ गया? तुम उनके रिश्तेदार हो क्या? विवेक ने कहा। असल में ऋत्विक काफी देर से विवेक और शर्मा जी को बात करते हुए ऑफिस में देख रहा था, और अब वो जानबूझकर विवेक से टकराया है ताकि वो विवेक का भी माइंड रीड करके उसके कुछ सीक्रेट्स जान सके। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं इस कंपनी के मालिक का बेटा हूं, ऋत्विक खन्ना। ऋत्विक का नाम सुनते ही विवेक के शरीर में बिजली कौंध गई। अच्छा, तो आप हैं जो हमारे नए चेयरमैन बनने वाले हैं? विवेक ने मस्का लगाते हुए कहा। फिलहाल तो नहीं, पर हाँ, शायद आने वाले कुछ सालों में ये मुमकिन हो सकता है, ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बावजूद इसके कि ऋत्विक एक 15 साल का स्कूल का बच्चा है, लेकिन फिर भी विवेक ऋत्विक को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। विवेक ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। कंपनी के फ्यूचर चेयरमैन से मिलकर खुशी हुई। ऋत्विक ने भी स्माइल के साथ विवेक से हैंडशेक किया, और फिर विवेक बोला, शर्मा जी का ऑफिस ठीक तुम्हारे सामने है। ऐसा कहकर जैसे ही विवेक जाने लगा, ऋत्विक ने तुक्का मारते हुए कहा, अगर तुम कुछ कन्फेस करना चाहते हो तो यही ठीक समय है। विवेक के कानों में ये बात जाते ही वो किसी सूखे पत्ते की तरह अंदर ही अंदर कांपने लगा, और उसके मन में विचारों का भूचाल आ गया। और यही ऋत्विक चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा उसके विचारों को पढ़कर इनकी गद्दारी के बारे में पता लगा सके। क्या कहा तुमने? विवेक ने ऋत्विक को ना सुनने का नाटक करते हुए कहा, और ये कहकर जैसे ही विवेक ने ऋत्विक की नजरों में झांका, उसके सारे थॉट्स ऋत्विक के दिमाग से होकर गुजरने लगे। इसे मेरे और शर्मा के बारे में कैसे पता चला? क्या शर्मा ने मुझे अपनी जगह बल्ली का बकरा बना दिया? क्या मुझे ऋत्विक को सब सच बता देना चाहिए? ऋत्विक ने विवेक के मन में उठ रहे इन सारे थॉट्स को पढ़ लिया और कहा, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। अभी तुम्हारे पास में वक्त है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। एक पल के लिए विवेक के मन में आया कि वो कंपनी के सारे घोटालों वाली बात ऋत्विक को सच सच बता दे, लेकिन फिर एकदम से उसने अपने आप को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हो। ऋत्विक का काम तो अब हो चुका था। कंपनी में घोटाले वाली बात को ऋत्विक ने पढ़ लिया है, और अब वो किसी भी वक्त पर विवेक पर यह बॉम्ब गिराने ही वाला है। क्या होगा? क्या ऋत्विक बन पाएगा कंपनी का नया चेयरमैन? जानने के लिए सुनते रहिए लव एट 70